गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त की प्रकृति और इसका क्षेत्र। इससे पहले हम थोड़ा सार्वजनिक वित्त के बारे में जान लेते हैं कि सार्वजनिक वित्त असल में होता क्या है। सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकारियों के राजस्व और व्यय का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक प्राधिकारियों से यह हमारा अभिप्राय जो सरकार के विभिन्न विभाग होते हैं जो उसी देश के अंदर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उनसे है। यानी कि सरकार के अलग अलग विभागों को ही हम क्या बोलते हैं, सार्वजनिक प्राधिकारी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो सार्वजनिक वित्त से हमारा अभिप्राय सरकार के विभागों के अंदर वित्तीय कार्यों का अध्ययन करने से, यानी कि जो भी सरकार के अंदर जो सार्वजनिक जो प्राधिकारी होते हैं उनके जो वित्तीय क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, सार्वजनिक वित्त बोलते हैं। एक संघीय सरकार के अंतर्गत इस प्रकार से भारत की जो गवर्नमेंट है वो एक प्रकार से संघीय सरकार है। इंडिया की जो गवर्नमेंट ने अपने आप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे केंद्र के अंदर आपकी केंद्रीय सरकार है और राज्य के अंदर आपकी राज्य सरकारें हैं और स्थानीय लेवल पर आपकी पंचायत समिति है या नगर पालिका होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भी जो आपकी संघीय सरकारों के अंतर्गत किस प्रकार से जो आपकी अलग अलग प्रकार की जो सरकारें होती हैं उनमें किस प्रकार से राजस्व एकत्रित किया जाता है और किस प्रकार से उसको व्यय किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका सार्वजनिक वित्त इस बात पर बल देता है कि सरकार की कराधान तथा राजस्व व्यय नीतियाँ किस प्रकार अर्थव्यवस्था तथा उसमें रह रहे लोगों के कल्याण को प्रभावित करती है। अन्य शब्दों में सार्वजनिक वित्त यह अध्ययन करता है कि जो सार्वजनिक प्राधिकारी होते हैं किस प्रकार से राजस्व को एकत्रित करते हैं तथा उसको व्यय करते हैं जिससे लोगों के सामाजिक कल्याण क्या हो, अधिकतम हो। तो इस प्रकार से जो भी आपके सार्वजनिक जो अधिकारी होते हैं जो इस प्रकार से वो आपके राजस्व को एकत्रित करते हैं या कर लगाते हैं या विकासात्मक कार्यों में व्यय करते हैं जिससे क्या होता है, लोगों का जो सामाजिक विकास वो क्या होता है, अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सार्वजनिक वित्त में हम ये देखते हैं कि संसाधनों का सरकार ये देखती है कि संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार से किया जा सकता है। अलग अलग विभागों में जो संसाधनों का बंटवारा है किस प्रकार से किया जा सकता है। सार्वजनिक ऋण कब ले सकती है सरकार। अर्थव्यवस्था की स्थिरता या समृद्धि को किस प्रकार बनाए रख सकती है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक वित्त से हमारा अभिप्राय यही है भाई जो गवर्नमेंट सरकार की जो आय और व्यय है उन आय और व्यय की नीतियों का अध्ययन करना ही सार्वजनिक वित्त कहलाता है। फिर आपका आता है मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त का अर्थ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं सार्वजनिक का अर्थ होता है जनता का समूह। जनता का समूह जिसका प्रतिनिधित्व कौन करती है, सरकार करती है। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं भी जो आपका सार्वजनिक शब्द का मतलब क्या होता है, वो होता है सरकार। और जो आपका दूसरा है वो क्या होता है, वित्त। तो वित्त का अर्थ क्या होता है, मौद्रिक साधन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत हम ये देखते हैं भी जो सरकार के मौद्रिक साधन क्या क्या हैं। यानी कि सरकार किस प्रकार से आय और व्यय करती है। आगे चलकर जो आपका सार्वजनिक वित्त होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, फिस्कल बोल सकते हैं। और इटली में हम फिस्कल या राजकोषीय बोल सकते हैं। और इटली की भाषा में जो राजकोषीय शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है, सरकारी ट्रेजेडी होता है। तो इस प्रकार जो आपके डाल्टन मानते हैं कि जो आपका सार्वजनिक वित्त होता है यह एक प्रकार का ऐसा विषय है जो अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र की सीमा पर स्थित होता है। यानी कि डाल्टन क्या कहते हैं भाई जो आपका सार्वजनिक वित्त होता है वो एक प्रकार से ऐसा विषय है जो अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की सीमा पर क्या है, स्थित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, समय के बढ़ने के साथ साथ देश की
प्रत्येक देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यानी कि समय जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, जो देश की आर्थिक क्रियाएं होती थी उन सभी में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। और उसी वृद्धि के कारण जो आपका पब्लिक फाइनेंस है उसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से जो पब्लिक फाइनेंस का जो एक क्षेत्र है वो क्या है, काफ़ी विस्तृत हो गया है। अब इसके अंतर्गत अब पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत केवल जो सरकार की आय और व्यय को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि जो विशेष आर्थिक उद्देश्य होते हैं, जैसे पूर्ण रोजगार है, बेरोजगारी है, आर्थिक विकास है, आय तथा धन का समान वितरण है, कीमत स्थिरता है आदि से संबंधित सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसलिए जो आपके प्रोफेसर मैसग्रेव थे, प्रोफेसर मैसग्रेव ने इसे सार्वजनिक वित्त के स्थान पर क्या कहा है, राजकीय अर्थशास्त्र का नाम दिया है। प्रोफेसर मैसग्रेव ने इसे क्या कहा है, भाई एक प्रकार का क्या है, राजकीय अर्थशास्त्र है, इनके फिस्कल इकोनॉमिक्स है, राजकीय अर्थशास्त्र है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो भी सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत जो भी आपके राजकीय अर्थशास्त्र के अंदर सरकार की आर्थिक क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो आगे चलकर हम इसकी अगर परिभाषा के अंदर देखें तो परिभाषा के अंदर आपके जो बुचनैन हैं, बुचनैन ने जो सार्वजनिक वित्त को भाई उसने बताया भाई सार्वजनिक वित्त क्या है, राज्य के अंदर या सरकार की आर्थिक क्रियाओं का क्या करता है, वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। आगे हम देखते हैं जो आपका पब्लिक फाइनेंस है उसकी जो आपकी स्कोप एंड नेचर क्या है। पब्लिक फाइनेंस इसके हम देखते हैं आपकी भाई जो स्कोप क्या है इसका और नेचर क्या होती है। स्कोप में एक प्रकार से हम लेते हैं आप इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर यानी कि इसके अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। स्कोप के अंदर इसकी विषय सामग्री को शामिल किया जाता है। और फिर आपकी होती है एक आपकी नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नेचर के अंदर हम देखते हैं भाई आपका जो पब्लिक फाइनेंस होता है वो क्या है, साइंस है या आपका आर्ट है। तो जो नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस में हम देखते हैं जो आपका पब्लिक फाइनेंस है वो साइंस है या आर्ट है। तो आगे चलकर जो आपकी साइंस होती है वो भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी पॉजिटिव साइंस, और एक होती है आपकी नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस यानी कि वास्तविक विज्ञान और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब आदर्शात्मक विज्ञान। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आपका जो पब्लिक फाइनेंस है वो किस प्रकार से उसका स्कोप है। अब देखते हैं हम स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। जैसे कि पहले ही बता दिया गया जो आपके स्कोप के अंदर क्या आता है, जो इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है वही आपके स्कोप के अंदर आता है। तो स्कोप के अंतर्गत जो सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र के अंतर्गत जो आपके सार्वजनिक प्राधिकारी होते हैं उनकी जो भी राजस्व से संबंधित या व्यय से संबंधित जो भी विधियाँ होती है उनका इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो जो आपके राजस्व जो अधिकारी होते हैं या जो सार्वजनिक जो प्राधिकारी होते हैं उनकी जो कार्य विधि है उन सभी का इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है।
इस प्रकार से हम देखते हैं भी जो वो किस प्रकार से किस प्रकार से राजस्व को एकत्रित करते हैं और किस प्रकार से जो आपका राजस्व होता है उसको विकासात्मक कार्यों में क्या करते हैं वो व्यय करते हैं, या किस प्रकार से वो जो आपका राजस्व होता है उसको एकत्रित करके उसको विभिन्न डिफरेंट क्षेत्र में किस प्रकार से उसको बांटते हैं। तो अब देखते हैं जो अब भाई किन किन विषयों का इसके अंतर्गत जो स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस है इसके अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले आपका थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू यानी कि सार्वजनिक राजस्व का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि किस प्रकार से सरकार को क्या है आय प्राप्त हो रही, किन किन साधनों से सरकार को आय प्राप्त होती है, या किस प्रकार से जो राजस्व है वो एकत्रित किया जा सकता है, किन किन विधियों से आपका जो राजस्व है वो इकट्ठा किया जा सकता है। तो उन सभी स्रोत और विधियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिस प्रकार से जिन विधियों और स्रोतों से आपका राजस्व क्या है एकत्रित किया जा सकता है, तो जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है आय प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जैसे इसके अंदर जो आपका राजस्व प्राप्त करने के लिए करों के सिद्धांत क्या हैं, राजस्व एकत्रित करने की विधियाँ क्या क्या हैं, राजस्व को वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, और घाटे की वित्त व्यवस्था आदि इन सभी का इसके अंतर्गत क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर मैसग्रेव ने इसे वितरण की शाखा भी बताया है। तो जो प्रोफेसर मैसग्रेव ने इसे क्या बताया है वितरण की शाखा कहा है, यानी कि ब्रांच ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इसके अंतर्गत ये पता लगा जाता है कौन कौन सी आपकी राजस्व को एकत्रित करने की जो विधियाँ कौन कौन सी है, या उनको किस प्रकार से फिर राजस्व एकत्रित करके किस प्रकार से आगे विभिन्न विभागों में किस प्रकार से उनको बांटा जा सकता है। तो दूसरा आपका है थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत। तो जब मान लेते हैं भाई जो आपकी सार्वजनिक प्राधिकारी होते हैं उन्होंने राजस्व इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसके बाद सरकार क्या करती है लोगों के आर्थिक कल्याण के लिए या विकासात्मक कार्यों के लिए वो क्या करती है व्यय करती है। तो इसमें यही देखा जाता है भी सरकार किन किन कार्यों पर वो व्यय करती है ताकि लोगों का क्या हो बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास हो। तो इस प्रकार से जो आपकी जो सार्वजनिक व्यय की कौन कौन सी विधियां हैं या कहाँ कहाँ पर हम सार्वजनिक व्यय कर सकते हैं उन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे भी हमने जो आपका सार्वजनिक व्यय है वो इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसके बाद उसको कहाँ कहाँ पर लगाना है, किन किन विभागों में उसको क्या है बांटना है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं, जो आपके प्रोफेसर मैसग्रेव थे उन्होंने इसको बोला है आवंटन शाखा भी इसको बोला है। यानी कि ये तो आपका वितरण का सिद्धांत था जो आपका थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू थी, और ये आपका थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है आवंटन शाखा या बंटवारा भी इसको हम बोल सकते हैं। फिर आता है आपका थ्योरी ऑफ पब्लिक डेबिट। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर देती है जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपके रेवेन्यू से ज़्यादा कर देती है, यानी कि जो गवर्नमेंट का राजस्व होता है सरकार का जो राजस्व होता है वो तो क्या होता है कम होता है, लेकिन वहाँ पर जो आपका व्यय होता है या खर्चा होता है विकासात्मक कार्यों में वो क्या कर देती है खर्चा ज़्यादा कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाती है घाटे की वित्त व्यवस्था पैदा हो जाती है, और जिसके कारण गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ता है सरकार को लोन लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भी जो आपकी गवर्नमेंट है वो किन किन स्रोतों से लोन ले सकती है, कहाँ से वो ऋण ले सकती है, और आगे उसको किस प्रकार से चुकाया जा सकता है, ऋण को किस प्रकार से चुकाया जा सकता है, या ऋण की वापसी किस प्रकार से की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो भी ऋण से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं वो इसके अंतर्गत हम
इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, देखती है आपकी। जो अगला नेक्स्ट है वो आपका है वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वित्तीय प्रबंधन। तो इसमें जो आपका सार्वजनिक वित्त का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये देखा जाता है जो भी आपकी सरकार होती है वो किस प्रकार से वित्त का क्या करती है, वो प्रबंध करती है, यानी कि किस प्रकार से आय और व्यय को किस प्रकार से वो लगाती है। आय और व्यय के प्रबंध का अध्ययन इसके अंतर्गत आपका किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं जो भी आपकी एक प्रकार से जो आपका वित्तीय प्रबंध होता है उसमें बजट बनाना, किस प्रकार से बजट बनाया जाता है, उसको लागू किस प्रकार से किया जा सकता है और उसको पास किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, आपका सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत किया जाता है। फिर आपकी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत कीमतों में स्थिरता को क्या है, कीमतों में स्थिरता को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि सार्वजनिक वित्त के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि भी किस प्रकार से सरकार कैसी कैसी जो आपकी नीतियां हैं, राजस्व की नीतियां किस प्रकार से बनाई जाती है जिससे आपकी क्या हो, कीमतों में स्थिरता हो और किसी भी देश का क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत जो भी आपकी राजकोषीय फिस्कल जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनके अंतर्गत सरकार क्या करती है, कीमतों में स्थिरता लाने का काम करती है और जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ करने का काम करती है। फिर आपको आता है फेडरल फाइनेंस। फेडरल फाइनेंस यानी कि संघीय वित्त। इसके अंतर्गत हम यही देखते हैं जैसे आपकी जो आपकी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, संघीय एक प्रकार की संघीय सरकार होती है। तो इस प्रकार से जो आपके सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत हम ये देखते हैं जो आपकी संघीय सरकारें होती हैं वो किस प्रकार से अपने जो राजस्व और व्यय का क्या करती है, वो किस प्रकार से उसको प्रयोग करती है। यानी कि विभिन्न जो आपके क्षेत्र होते हैं, जो आपकी सरकारें होती हैं, जैसे आपकी राज्य सरकारें हैं, लोकल गवर्नमेंट है या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, किस प्रकार से जो आपका राजस्व है उसको किस प्रकार से उन सभी जो आपकी सरकारें होती हैं किस प्रकार से उनमें बांटा जा सकता है, किस प्रकार से आपके जो संसाधन होते हैं उनमें किस प्रकार से उनको बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपके संघीय वित्त के अंतर्गत यही देखा जाता है मैं जो आपका राजस्व होता है उसको किस प्रकार से अलग अलग सरकारों के अंतर्गत हम बांट सकते हैं। आगे आपकी है नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी कि सार्वजनिक वित्त की प्रकृति क्या है। किसी भी प्रकृति के अंदर हम ये देखते हैं भी जो आपका वो क्या है, विज्ञान है या आपका या कला है। तो हम देखते हैं जो आपकी सार्वजनिक वित्त की प्रकृति के अंतर्गत हम ये देखते हैं भाई जो आपका सार्वजनिक वित्त है वो विज्ञान है या कला है। तो इससे पहले हम सबसे पहले फिर हम देखते हैं भाई जो आपका फाइनेंशियल जो आपका पब्लिक जो फाइनेंस है वो इज ए साइंस। इसमें हम देखते हैं जो आपका पब्लिक फाइनेंस इज ए साइंस। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई साइंस क्या होती है, विज्ञान क्या होता है। विज्ञान एक प्रकार से विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के अंतर्गत तथ्यों का क्या किया जाता है, क्रमगत अध्ययन किया जाता है और तथ्यों से संबंधित कारण और परिणाम का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसी प्रकार से हम अगर सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत देखें तो उसके अंदर भी जो आपके राजस्व और जो आपका राजस्व होता है या जो आपकी आय होती है वैसे संबंधित तथ्यों का क्या किया जाता है, क्रमगत अध्ययन किया जाता है। और
जो आपके तथ्य होते हैं उनके कारण और परिणाम का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लेके चलते हैं भी, अगर मान लेते हैं सरकार क्या करती है भाई, ज़्यादा राजस्व कलेक्ट करने इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा कर लगाती है, तो इससे सरकार को यह भी देखना पड़ता है भाई, ज़्यादा कर लगाने से जो आपका उत्पादन है या उपभोग है उस पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मैं जो आपके पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत जो भी आपके सार्वजनिक वित्त के जो भी तथ्य होते हैं उनका क्या किया जाता है, क्रमगत अध्ययन किया जाता है और उनके कारण और परिणाम के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। आगे चलकर हम जो आपकी साइंस होती है उसको वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो आपकी पॉजिटिव साइंस और एक होती है आपकी नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस आपकी क्या होती है, वास्तविक विज्ञान, और आपकी नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, आपकी आदर्शात्मक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत किसी भी घटना की वास्तविक स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं जो आपका वास्तविक विज्ञान होता है उसके अंदर ये पता लगा जाता है भाई क्या है। तो इस प्रकार से जो आपका सार्वजनिक वित्त होता है उसके अंतर्गत भी हम ये पता लगाते हैं भाई, जो आपकी सरकार है उसकी आय और व्यय की क्या क्या स्रोत हैं या क्या क्या विधियां हैं, या आपकी जो सरकार का राजस्व कितना है। तो इस प्रकार से उन सभी में इसका अध्ययन किया जाता है। जो आपका पॉजिटिव साइंस होता है उसके अंतर्गत जो आपकी वास्तविक स्थिति के बारे में, सरकार की जो आय रेवेन्यू होती है और जो आपका व्यय होता है उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। आदर्शात्मक विज्ञान में या नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत ये देखा जाता है भाई क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत जो भी आपकी जो सार्वजनिक कल्याण की जो भी पॉलिसीज़ या जो नीतियाँ बनाई जाती है, जो विधियाँ बनाई जाती है, उनके अंतर्गत ये देखा जाता है भाई क्या होना चाहिए, किस प्रकार की नीतियाँ लागू की जानी चाहिए ताकि लोगों का क्या हो, सामाजिक विकास हो और इकोनॉमी का क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो भी आपके सार्वजनिक अधिकारी होते हैं वो पब्लिक फाइनेंस बजट या बनाते समय इस प्रकार से देखते हैं भी कौन कौन से कर लगाए जाने चाहिए, प्रगतिशील कर लगाए जाएं या प्रतिगामी कर लगाए जाएं, कितने कर लगाए जाएं, किन किन लोगों पर कर लगाए जाएं, किस प्रकार से कर लगाए जाएं। तो इस प्रकार से सभी जो भी आपकी समस्याएं होती हैं, जो आपकी बजट से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं या जो राजस्व से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उन सभी का हल भी किसके अंतर्गत निकलता है, आपका साइंस के या नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत निकलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अभी जो आपका पब्लिक फाइनेंस होता है वो एक प्रकार से साइंस तो है ही है, उसके साथ ही आपका क्या है, पॉजिटिव साइंस भी है और आपका नॉर्मेटिव साइंस भी होता है। तो इस प्रकार से जो आपके प्रोफेसर तो आगे चलकर आपका पब्लिक फाइनेंस इज ए आर्ट। पब्लिक फाइनेंस इज ए आर्ट यानी कि क्या, जो आपका सार्वजनिक वित्त है वो एक प्रकार की कला है। तो जो आपके प्रोफेसर केंज थे, केंज ने जो आपकी कला को किस प्रकार से परिभाषित किया है। केंज कहते हैं कि जो अपने ज्ञान का कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। यानी कि ज्ञान का कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करना क्या कहलाता है, कला कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका सार्वजनिक वित्त होता है उसके अंतर्गत भी कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या है, जो आपकी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक जो वित्त का क्षेत्र होता है वो क्या है, आज सरकार की आय और व्यय से संबंधित नहीं है, उसका क्षेत्र क्या है, जो सार्वजनिक अनेक जो दूसरे उद्देश्य होते हैं सरकार के, जैसे जो आपका आर्थिक विकास है, कीमत स्थिरता है, इकोनॉमिक जो आपकी जो पूर्ण रोजगार है, जितनी भी जो भी आपकी इकोनॉमिक समस्या होती है उन सभी की समस्याओं का समाधान निकालना जो आपके है आपके सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो अभी आपके उद्देश्य होते हैं, जो भी आपके आर्थिक उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं,
सार्वजनिक वित्त का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से भाई इस प्रकार से अगर बजट बनाना है, ये भी एक प्रकार की कला है, उसको पास करवाना है, ये भी एक प्रकार की कला है, और उसको लागू करवाना है, ये भी एक प्रकार की कला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका पब्लिक फाइनेंस होता है वो क्या होता है, साइंस भी होता है और आपका कला भी, दोनों प्रकार की होती हैं। जो आपका सार्वजनिक वित्त होता है वो आपकी कला भी है और आपका क्या है,